चुनाव एक ऐसी चीज है जिस पर हर किसी की नजर होती है, क्योंकि इसके परिणाम हर किसी के भविष्य को, उसकी नीतियों को और उसके आने वाले वक्त को भी तय करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर यही चुनाव दूसरे देश में हो रहे हो, दूसरे प्रदेश में हो रहे हो, तो इतनी ज्यादा नजरें किसी की नहीं रहती। लेकिन अगर ये चुनाव अमेरिका में हो रहे हो तो हर किसी की नजर इन चुनावों पर जरूर होती है। लोग ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है। सही भी है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभालता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस पावर है, मिलिट्री पावर है। उसकी प्रेजेंस लगभग दुनिया के हर देश में है, हर कोने पे है, किसी न किसी रूप में। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और उसका दबदबा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर है। और बहुत सारी नीतियाँ और बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अमेरिका के इशारे पर भी तय होती हैं। दुनिया भर के बाज़ारों की जो चाल है वो भी अमेरिका के हिसाब से ही घटती बढ़ती है। इसलिए अमेरिका के जो इस बार के चुनाव हैं वो बहुत अभूतपूर्व होने वाले हैं। खासकर बीते कुछ दशकों में तो ऐसा अंतर महसूस नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जो बाइडेन अचानक से रेस से हट गए, कमला हैरिस को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी बनाया गया डेमोक्रेट्स की तरफ से, और उसके बाद जो चुनाव सुस्त पड़ा था उसमें थोड़ी सी सरगर्मी आ गई। इजराइल और ईरान के बीच पश्चिमी एशिया में तनातनी बल्कि जंग जैसे हालात हैं। और इजराइल के जन्म के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान ने डायरेक्ट उस पर अटैक किया, और इजराइल ने भी पहली बार ईरान पर सार्वजनिक रूप से हमले की बात स्वीकार की है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी ही है और बांग्लादेश से लेकर तमाम मुल्कों में जो है अस्थिरता बनी हुई है। इन सब के बीच अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है सबकी नज़रें टिकी हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हैं उसके परिणाम इन सब चीज़ों को भी तय करेंगे। वो ये भी तय करेंगे कि आने वाले वक्त में दुनिया की दशा दिशा क्या रहने वाली है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जितना ताकतवर व्यक्ति होता है, अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है उसे समझना उतना ही जटिल और मुश्किल काम है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अमेरिका के चुनाव और उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों को बहुत आसानी के साथ समझा सकूं। नमस्कार, मेरा नाम है सम्भ्रांत मिश्रा और TFI में आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका के चुनाव की शुरुआत से। अमेरिका में भारत की तरह जैसे जिस तरह से 5 वर्ष का कार्यकाल हमारे यहाँ पर लोकसभा का होता है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अमेरिका में 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वहाँ संसद और राष्ट्रपति दोनों अलग चीज़ें हैं, भारत में एक साथ मिली हुई हैं। लेकिन अमेरिका में एक नियम है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो 2 टर्म के लिए ही बन सकता है। भारत में अनलिमिटेड बार जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल है। भारत में एक बड़ा अंतर यह है कि भारत में बहुत सारी पार्टियों का सिस्टम है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियाँ, और सबकी अपनी अपनी भूमिका भी है। कई बार गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से 2 ही पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। दोनों पहले कभी एक ज़माने में एक ही पार्टी होती थी, बाद में दोनों अलग हो गई। और रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। और जो फेमस राष्ट्रपति अमेरिका के हुए अब्राहम लिंकन, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, जबकि जॉन एफ कैनेडी जो एक दूसरे स्टेट्समैन हुआ करते थे अमेरिका के, वो भी डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते थे। इस वक्त रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि कोई महिला चुनाव जीत सकती है क्या। आज तक अमेरिका में कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। लेकिन भारत और अमेरिका के चुनावों में एक और भी बड़ा अंतर है, वो ये है कि प्रत्याशी का चयन कैसे हो। भारत में आमतौर पर जो पार्टियां हैं वो अपने आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से, या अपने जो उनके अध्यक्ष हैं, या जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, या उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो ये आपस में ही तय कर लेते हैं कुछ लोग एक बंद कमरे में कि उनका प्रत्याशी कौन होगा प्रधानमंत्री पद का। जबकि अमेरिका में इसका सिस्टम अलग है। इसके लिए पूरी वोटिंग का सिस्टम है। ये वोटिंग, इसे कहते हैं प्राइमरी और कॉकस, ये 2 तरह के सिस्टम है, और दोनों का इस्तेमाल होता है अमेरिका में अपनी पार्टी के अंदर प्रत्याशी को चुनने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की कि ये क्या होता है। प्राइमरी एक वोटिंग का पैटर्न है, लेकिन इसमें जनता वोट नहीं करती। इसमें जो पार्टी के रजिस्टर्ड वो हैं कार्यकर्ता, वो आते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स में आयोजित होती है, और वो कार्यकर्ता अपने अपने डेलीगेट्स चुनते हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। डेलीगेट्स एक बार चुन लिए जाते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में ये प्राइमरीज होती हैं, और किसी स्टेट में कितनी प्राइमरी होंगे, कितने डेलीगेट्स होंगे, ये डिपेंड करता है वहाँ की आबादी पर।
जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सांसद या अलग अलग लोकसभा सीट्स हैं, वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग डेलीगेट्स भी होते हैं। डेलीगेट्स एक तरह के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब कॉकस और प्राइमरी में क्या अंतर है? कॉकस भी एक तरह की डेलीगेट्स चुनने की ही व्यवस्था है, लेकिन प्राइमरी में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, तो कॉकस में एक ओपन टाउन हॉल होता है, यानी एक आम सभा होती है। वहाँ पर सर्वसम्मति से ओपनली जो है लोग अपने हाथ उठाकर अपने अपने या ध्वनि मत के जरिए अपने अपने डेलीगेट्स चुन लेते हैं। तो कुछ स्टेट्स में प्राइमरी की व्यवस्था है और कुछ स्टेट्स में कॉकस की व्यवस्था है। इसके बाद जब ये डेलीगेट्स चुन लिए जाते हैं दोनों पार्टियों के अलग अलग, यूजुअली मार्च तक या अप्रैल तक के डेलीगेट्स चुन लिए जाते हैं। इसके बाद होता है नेशनल कन्वेंशन, जो कि जुलाई के आसपास से शुरू हो जाता है। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि हर पार्टी के दोनों के अलग अलग नेशनल कन्वेंशन होते हैं और दोनों पार्टियों के जो डेलीगेट्स प्राइमरी और कॉकस के जरिए चुने गए होते हैं वो पहुंचते हैं एक जगह। इसके बाद वो डेलीगेट्स वोट करते हैं अपने एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, यानी कि उनका पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। जैसे रिपब्लिकन्स के डेलीगेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया कि वो उनकी पार्टी के आधिकारिक जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। इस तरीके डेमोक्रेट्स के जो लोग थे उन्होंने जो बाइडेन को किया था, बाद में हालांकि कमला हैरिस उनकी प्रत्याशी बन गई। इसी दौरान यानी जब नेशनल कन्वेंशन में ये तय हो जाता है कि पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, तो फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार उसी दिन अपना रनिंग मेट डिसाइड करता है, यानी कि उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेशनल कन्वेंशन हो जाता है, जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय हो जाते हैं, फिर इसके बाद शुरू हो जाती है चुनाव प्रचार की जंग। तो भारत की तरह आपको अमेरिका में भी चुनाव प्रचार देखने को मिलता है। कैंडिडेट्स, उनके स्टार प्रचारक, उनकी फैमिलीज चुनाव में उतरती हैं, जगह जगह जाती हैं, वोट मांगती हैं, लोगों से खुद को जिताने की अपील करती हैं, वादे किए जाते हैं, अपनी अपनी नीतियां रखी जाती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, ओपन डिबेट्स भी होती हैं। इसके बाद फिर नवंबर के में वोटिंग होती है आमतौर पर। अच्छा, वोटिंग का की कोई जो है फिक्स डेट नहीं होती अमेरिका में। वहाँ पर क्या होता है कि नवंबर के पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है उस दिन वोटिंग होती है, और ये जो मंडे के बाद पहला ट्यूसडे आ रहा है वो है 5 तारीख को, इसलिए 5 तारीख को अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। अब यहाँ पर दो बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट डालती है। ऐसा है नहीं। अमेरिका का चुनाव भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है और यहाँ पर जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं डालती, यहाँ पर जनता इलेक्टर्स को वोट डालती है। इलेक्टर्स क्या होते हैं? हर पार्टी, जैसे भारत में सांसद होते हैं, सांसदों को जनता वोट डालती है, अपना लोकल प्रतिनिधि चुनती है और ये सांसद बाद में जाकर अपना एक लोकसभा का नेता, सदन का नेता तय करते हैं, बाद में वो प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका में इसी तरीके से इलेक्टर्स होते हैं। हर स्टेट में अलग अलग इलेक्टर्स की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए वर्जीनिया है, वर्जीनिया में कुछ इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी उतारेगी और कुछ रिपब्लिकन्स के होंगे। जनता इन इलेक्टर्स को वोट देती है। उसे हालांकि पता होता है कि अगर वो रिपब्लिकन के इलेक्टर्स को वोट देगी तो ट्रंप को वोट दे रही है, अगर उसे डेमोक्रेट के इलेक्टर्स को जिताना है तो वो कमला हैरिस को वोट दे रही है, लेकिन वो बेसिकली सीधे ना वोट करके इन इलेक्टर्स को वोट करती है। अच्छा, इन इलेक्टर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है। ऐसे 538 इलेक्टर्स हैं पूरे अमेरिका में, जितने भी 50 स्टेट और वाशिंगटन डीसी, तो कुल मिलाकर 538 इलेक्टर्स हैं और इनको मिलाकर बनता है इलेक्टर कॉलेज। लेकिन एक और अंतर है, अमेरिका में जब किसी स्टेट में वोटिंग होती है तो वहाँ पर विनर टेक्स ऑल का नियम जो है वो लागू होता है, यानी जो जीतेगा बहुमत से किसी स्टेट में सारी सीटें वही ले जाएगा। मान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 54 सीट है, वहाँ पर कोई एक पार्टी 34 सीट जीतती है और कोई एक पार्टी 20 इलेक्टोरल कॉलेज जीतती है, तो वहाँ पर जिसने 34 जीती हैं सारी की सारी सीटें, जितनी भी कैलिफोर्निया की हैं 54 सीटें, वो उसके खाते में चली जाएंगी, चाहे वो एक सीट से ही आगे क्यों ना हो। तो ये जो नियम है, इस नियम की वजह से ही 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच मुकाबला हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप करीब 28.5 लाख वोटों से पीछे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे, क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स थे अमेरिका के, उन्होंने उनके फेवर में वोटिंग कर दी थी। ये स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। अब वापस आते हैं भारत में। जैसे हमने बताया आपको, यूपी में 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी ने 37 जीती और बीजेपी ने 30 जीती। तो ये जो एक्चुअल टैली है ये अंत तक कंटिन्यू रही, यही आपको लोकसभा में रिप्रेजेंट भी होती दिखती भी है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर किसी ने एक सीट भी ज़्यादा जीत ली तो सारी की सारी सीटें उसे मिल जाती हैं।
अब एक बार जब ये इलेक्टोरल कॉलेजेस तैयार हो जाते हैं, ये इलेक्टर्स चुन लिए जाते हैं, तो सेम डे यानी 5 तारीख को रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा अमेरिका में। पहले इन इलेक्टर कॉलेजेस की गिनती होगी। इसके बाद ये दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेजेस चुने गए हैं वो अलग अलग स्टेट की कैपिटल में, जैसे कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की कैपिटल में, वर्जीनिया है तो वहाँ की कैपिटल में, फ्लोरिडा है तो वहाँ की कैपिटल में, वहाँ के जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वो वोट करेंगे अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद दिसंबर के अंत में जो अमेरिका की कांग्रेस है, वो कांग्रेस वहाँ पर इन सबके वोट जो हैं वो पहुँचेंगे, एक जगह जमा होंगे और फिर इनकी गिनती की जाएगी। जिसको 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेजेस के वोट मिल जाते हैं वही अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। इसके बाद राष्ट्रपति का सार्वजनिक तौर पर घोषणा हो जाती है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और फिर वो 20 जनवरी को अपना पद संभालते हैं, यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के बाद। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा प्रोसेस है जो 1 साल से लगभग ज़्यादा वक्त तक चलता है। यानी चुनाव तो 2024 में हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना पद संभालेगा अगले साल जनवरी में, यानी 2025 के पहले महीने में। और इसीलिए इस बार की स्थितियों को देखते हुए पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं अमेरिका के चुनावों पर कि डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हैं या कमला हैरिस के सिर पर अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होने का खिताब दर्ज होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब 200 साल से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका में आज तक कभी किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है।